अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज हम जो हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाके हम उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हम देखेंगे कि हमें कहाँ तक वो समझ आता है। सही है। तो आज के लिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है ना थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या आप लोगों ने पहले जो है वो ट्राई किया था इस तरह के क्वेश्चन करने का। सही है। तो आपके टेस्ट के लिहाज से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है जो कि है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 स्टडी मैथमेटिक्स, 25 स्टडी इंग्लिश एंड 10 स्टडी बोथ सब्जेक्ट। ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें एक वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम हम मैथमेटिक्स में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका इंट्रोडक्टरी क्लास में इसका दे भी दिया था। सही है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट जो टोटल हैं वो 50 हैं। ठीक है। 30 उसमें से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 25 इंग्लिश पढ़ते हैं और 10 दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इसकी इंफॉर्मेशन को, आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। असल में यहाँ पे ना बहुत शोर हो रहा है बाहर जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही होगी वॉइस में, बट आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दिस। ओके, आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल नाउ बिकॉज आई कैन सी showing the logo. Okay. तो तीन चीजें हमें यहाँ पे, चार चीजें बताई हैं कि 50 स्टूडेंट्स टोटल क्लास में हैं, 30 जो है उसमें से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 20 स्टडी इंग्लिश एंड 10 स्टडी बोथ सब्जेक्ट्स। अब इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? वो चीज ये है कि, तो सबसे पहले दोनों दोनों पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हमारे पास वो हैं टोटल, उनकी तादाद है हमारे पास 10। सही है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हम 10 स्टूडेंट्स लिखेंगे क्योंकि हमें खुद बता रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे खास पे ध्यान रखा कीजिएगा कि टर्म्स जो होती है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे 30 स्टडी मैथमेटिक्स, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। सही है। और जब 25 इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसा भी नहीं कहा कि ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब ये इंग्लिश पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स के इस पूरे सर्किल में, जो मैथमेटिक्स का सर्किल है, इसमें टोटल हमें 30 डिवाइड करने हैं। 10 तो हमारे पास आ गए ऑलरेडी, बाकी हमारे पास बचे कितने? 30 में से अगर हम माइनस करेंगे 10 तो हमारे पास बचेंगे 20। तो हमें पता चला कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओनली मैथमेटिक्स। यानी 20 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली मैथमेटिक्स, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट में वो नहीं आएंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो दोनों पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि इंग्लिश पढ़ते हैं 25, इन्होंने कहा है कि टोटल 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये ओवरलैप वाला मिला के सेक्शन हमें 25 स्टूडेंट्स करने हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ओनली इंग्लिश कितने पढ़ेंगे उसके लिए हम लिखेंगे 25 माइनस 10, तो हमें जो टोटल मिलेंगे वो होंगे 15। तो यहां से हमें पता चला कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। 15 स्टूडेंट स्टडी ओनली इंग्लिश। सही है। अभी अगर आप लोग एक चीज को गौर करें, हमें पता चला था कि 50 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल क्लास के अंदर है ना। सॉरी, अब आई थिंक आवाज ठीक होगी। अब हमारी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 30 मैथमेटिक्स वाला हमने वो सॉल्यूशन कर लिया, 20 इंग्लिश वाला कर लिया और 10 ये तो यहाँ पे आ गए। अगर हम इनको सम करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे सारे स्टूडेंट्स जो हमें मिले हैं, तो हमें मिलेंगे 20 ओनली पढ़ते हैं, ओनली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, प्लस करेंगे 15 हमारे पास ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो 10 है हमारे पास टोटल वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास तो सिर्फ 45 बन रहा है, लेकिन हमारी क्लास में तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। बाकी के बच्चे जो 5 हैं वो कहाँ लिखेंगे?
किसी ने यही क्वेश्चन कहा है, मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो बाकी के जो 5 स्टूडेंट्स बचेंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे और उनको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो स्टूडेंट्स कौन से हैं? ओके, अगर किसी को आंसर आता है तो 2 मिनट में बताएं मुझे, वरना फिर मैं दूंगी। ओके ओके, वो कुछ नहीं पढ़ते। आई थिंक 5 नीदर मैथ्स नॉट इंग्लिश, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे जो बाहर का एरिया है ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो बाहर का एरिया होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर के एरिया में हम 5 स्टूडेंट्स को लिख लेंगे। किनको लिखेंगे? 5 स्टूडेंट्स को। 5 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो मैथ्स पढ़ते हैं। तो इस सेक्शन को, जो बाहर वाला सेक्शन है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जल्दी से बताएं, जो बाहर वाला सेक्शन है उस सेक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे अंदर वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को अगर हम लिखें तो, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले सेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम डिफरेंस ई, सॉरी, एम डिफरेंस ई करके लिख सकते हैं। जो अंदर वाला है उसको हम एम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिख देती हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो नहीं है। एम इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं, जो बीच वाला पार्ट है हमारे पास। सही है। और जो ये वाला पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट, इसको हम करके लिख सकते हैं ई माइनस एम। ई माइनस नहीं, ई डिफरेंस एम, जिसका मतलब है ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। तो जो बाहर वाला सेक्शन है उसको हम क्या लिखेंगे? एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो ये पूरा है ना, उसमें तो एम और ई दोनों आ जाएंगे। यूनिवर्सल समझो हमारा 50 के इक्वल है। तो जो बाहर वाला सेक्शन हमारा बच जाएगा उसको हम क्या, डोंट राइट ऑन स्क्रीन प्लीज। जो बाहर वाला हमारा सेक्शन बच जाएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अच्छा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो हम उसको लिखेंगे, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट? यहाँ सिर्फ इतना बता दें कि अगर मैं उसको लिखूं एम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, एम कॉम्प्लीमेंट, तो बीच में इंटरसेक्शन आएगा या यूनियन आएगा? एम कॉम्प्लीमेंट और ई कॉम्प्लीमेंट, तो उसके बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा या यूनियन आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। समझ नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, समझाते हैं दोबारा से। देखो, अब जैसे कि हमने हर सेक्शन को डिफाइन किया है ना, ये जो सिर्फ ये वाला सेक्शन है, सिर्फ ये वाला ओवरलैप को हटा के, उसको हम कह रहे हैं एम डिफरेंस ई। सही है, एम डिफरेंस ई कह रहे हैं। और ये जो अंदर ई वाला है उसको कह रहे हैं ई डिफरेंस एम। और जो बीच में है उसको कह रहे हैं एम इंटरसेक्शन ई। और अगर हम सिर्फ ये पूरा, ये दोनों सिर्फ सर्किल्स ले लें पूरे पूरे, तो उनको हम एम यूनियन ई भी कह सकते हैं। तो ये जो आएगा बाहर का सेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? एम इंटरसेक्शन ओ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, या फिर एम कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एम में सारा हिस्सा है वो निकाल दो, और फिर ई में जो सारा हिस्सा है वो भी निकाल दो। तो एम के सारे हिस्से में सिर्फ ई का ये वाला पार्ट आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करो, और बाहर वाला हिस्सा आएगा। और अगर इसका निकाल दें तो सिर्फ ये आएगा और ये हिस्सा आएगा। तो इसके बीच में हम इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन, ताकि जो बाहर वाला हिस्सा रहे वो हमारा कॉमन रहे। इसलिए हम एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यूनियन नहीं आएगा बेटा। देखो, अगर हम यूनियन करते हैं ना, समझना आप मेरी बात को, um, ये रहा तो सही है। अगर मैं एम का कॉम्प्लीमेंट ई का कॉम्प्लीमेंट लू ना, तो ई के कॉम्प्लीमेंट में जो आएगा वो ये हिस्सा आएगा, ये और ये। सही है, ई के कॉम्प्लीमेंट में आएगा ये वाला नहीं आएगा। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ई कॉम्प्लीमेंट यानी जो ई में है वो हटा दो, वो निकाल दो, तो बाकी जो बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। सही है। और अगर मैं एम कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो एम कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला हिस्सा आएगा और बाहर वाला हिस्सा आएगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बाहर वाला हिस्सा। तो इसके लिए हम इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट जो आएगा वो बाहर वाला आएगा, लेकिन अगर हम यूनियन करते हैं ना, तो यूनियन में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। सही है, यूनियन में ये दोनों पार्ट्स भी आ जाएंगे। तो हमें यूनियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ताकि हमें बाहर वाला जो पार्ट है वो मिल सके। सही है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। किस किस को समझ में आ गया जी? मैंने ये बात बता दी है कि 45 हुए हैं, 45 हुए, उसके बाद जो 5 बच गए ना वो बाहर आ गए।
5 बाहर आ गए क्योंकि उसमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। सही है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ना इंग्लिश पढ़ते हैं ना मैथ्स पढ़ते हैं, इसलिए वो 5 बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मैं लास्ट, आप लोग ना रिपीट जो मुझे बोल रहे हैं ना रिपीट कर लें, तो मेरे पास ना टाइम कम है, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर को यूट्यूब पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर किसी को समझ नहीं आया और किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। In a survey, 60 people were asked if they like tea or coffee. 35 like tea, 25 like coffee and 15 like both. ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का हमने अभी अभी ये वाला ऊपर में सॉल्व किया है। सही है, ऐसा सेम क्वेश्चन है ये। आप लोग इस क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लो अपनी उस पे, या फिर जो है कॉपी पे लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा कि आप इसको सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही है। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। अब ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, फिर ये नहीं कीजिएगा कि मैम समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर लाइन का पता है किसी को? रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्या होती है, किसी को पता है? ओके, किसी ने कहा यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, रियल नंबर लाइन जिसपे हम हमारे नंबर सिस्टम के नंबर्स को है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नंबर लाइन पे हम सेट्स को क्यों सॉल्व करेंगे। कोई इस सवाल का जवाब जानता है कि हम नंबर लाइन को यूज करके क्यों सेट को डिफाइन कर रहे हैं? सेट तो हम ऐसे ही नंबर लिख लिख के भी कर सकते हैं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं नंबर लाइन पे सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन निकालूं। फॉर सीक्वेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर टू बी लिस्टेड। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं ऐसे भी लिस्ट कर सकती हूँ ना, मुझे क्या जरूरत है कि मैं लिखूं, नंबर लाइन पे करूं उसको सॉल्व। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अगर मैं करूं नंबर लाइन पे, तो वो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना, इंटीजर्स है वो तो इजीली सॉल्व होगा। ओके, थोड़ा सा विजुअल टच मिलेगा, एक रीजन है ये। दूसरा रीजन सीक्वेंस की वजह से। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या होता है? वो ये होता है कि हमारे पास नंबर लाइन पे 0 और 1 हो, या 1 और 2 हो, 2 3 हो, या फिर बैक जाए 0 -1 हो, -1 -2 हो, इन दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट हमारे पास नंबर्स होते हैं। रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिख नहीं सकते हाथ से। सही है। तो अगर हमें ऐसे नंबर, जैसे कि इस सेट को डिफाइन किया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स का बताना हो तो फिर हम नंबर लाइन पे सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं। सही है। अगर x बिलोंग टू रियल नंबर है तो रियल नंबर 1 से लेकर 2 के बीच में अनलिमिटेड इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो मैं कैसे लिखूंगी, लिख लिख के थक जाऊंगी, लिख ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए हम उसको सॉल्व करने के लिए, यस ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन को यूज करते हैं। अब आप सबसे पहले इसको गौर से देखें, हमारे पास सेट ए है। ठीक है, सेट ए क्या कहता है, एक्स सच दैट, ये जो बीच में लाइन होते हैं उसको हम सच दैट करके पढ़ते हैं, रीड करने का तरीका बता रही हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है, एक्स बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। तो हमें क्या करना है, एक्स क्या है और एक्स कौन सा नंबर्स होंगे? एक्स वो नंबर्स होंगे जो इक्वल टू 1 हो या 1 से बड़े हो। सही है, इक्वल टू 1 या 1 से बड़े, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये जो साइन होती है इसके पीछे नीचे लाइन हो ना, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बन जाता है। सही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पर, हियर। तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ से लेके, 1 से लेके 5 तक। ये हमारी लाइन हो गई किसकी, ये हमारी लाइन हो गई सेट ए की। सेट ए का हम कलर कर देते हैं, चले रेड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा थिक बना देते हैं। चले, ये हो गया हमारा सेट ए। सही है, लिख भी देती हूँ आप तुमको ताकि याद रहे। ये हो गया सेट ए। और सेट बी किस किस तरह बताया गया? सेट बी क्या है? सेट बी है एक्स, देखें इसके नीचे साइन नहीं है तो इसका मतलब है 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 से बड़े या फिर 7 और 7 से छोटे। सही है, वो नंबर्स।
तो इसके लिए भी एक वो होती है, जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं ना, यहाँ पे हम ये सर्किल बना के उसको फिल कर देते हैं। सही है, एक सेकंड में आपको ना थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक वन है ना, तो ये वन से सर्किल बनाएंगे, इसको लेकर जाएंगे हम लोग 5 तक, और 5 पे सर्कल बना देंगे। तो ये हो गया हमारा सेट ए। और अगर ये इंक्लूडेड है, यानी वन हमारे पास इंक्लूडेड है, तो ये सर्किल फिल हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली सर्किल भी इसके पास फिल हो जाएगी। अब हमारे पास दूसरा सेट है, सेट बी। सेट बी कहता है 3 से ग्रेटर, तो हम 3 को तो सर्किल करेंगे, और फिर 3 से लेके 7 तक। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंस चेक करें, जो नंबर इंक्लूडेड है यानी जिसके नीचे ये नीचे वाली लाइन है, उस वाले को हम फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों सर्किल फिल किए। यहाँ पर हम 3 को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है, 7 इंक्लूडेड है, तो हम 7 वाले सर्किल को फिल करेंगे। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन करने के लिए फिर हमें इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हमें इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर वो खुद करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने सही किया या नहीं। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन में हमें पता है कि सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर मुझे यूनियन निकालना है ना, यूनियन करना है, तो यूनियन के लिए मैं क्या करूंगी। यूनियन आप बताएं मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, अगर कोई बताना चाहे तो। 1 to 7। ओके, तो यूनियन यूनियन हमारा हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा 1 से लेके 7 तक। अब मुझे कोई बताएगा कि मैं इन ये जो सर्किल मैंने बनाई है, इसको क्या मैं फिल करूंगी। 1 से लेके 7 तक जो सर्किल बनाई है उसको फिल करेंगे। यस, वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो इंक्लूडेड है, यूनियन में भी इंक्लूडेड होगा और इसमें भी इंक्लूडेड होगा। अब कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे मैम आपने 3 वाला सर्किल फिल नहीं किया था, ये बीच में आ गया है, तो आपने इसको क्यों फिल कर दिया बीच वाले में, हमने क्यों नहीं सेक्शन बनाया। तो वो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 3 अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है सेट बी में, लेकिन 3 हमारे पास सेट ए में इंक्लूडेड है। आप देखिए 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 5 तक, तो इसकी वजह से 3 आ गया, तो वो यूनियन में भी आएगा। अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। अच्छा, मैं लिख के भी बताऊंगी आपको कि हम इसको कैसे लिखेंगे। देखें, अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स लेते हैं ना, तो इंटरसेक्शन हमारा होना चाहिए 3 से लेकर 5 तक। सही है, क्योंकि ये कॉमन है, इसमें भी है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। लेकिन इसके लिए हम जो 3 से लेकर 5 तक जाएंगे, सही है। अब मुझे कौन बताएगा कि इसके सर्किल फिल होंगे। इसके सर्किल फिल होंगे, एक्सक्लूड करेंगे 3 को और 5 को, या इंक्लूड करेंगे। 3 और 5 एक्सक्लूड होंगे या 3 और 5 इंक्लूड होंगे। नो, 4 5 आंसर है। 4 5 आंसर सिर्फ नहीं होगा ना, देखें 3 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई, 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखें 3 इंक्लूडेड नहीं है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही नंबर करते हैं जो दोनों में हो। 3 1 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है इंक्लूड, तो इसलिए हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन 5 दोनों में इंक्लूड है, तो इसलिए हम 5 को इंक्लूड करेंगे। और अब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लिखना चाहूँ और यूनियन लिखना चाहूँ, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, एक्स कर देते हैं, और एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई कॉपी कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और हमारे पास जो यूनियन होगा वो 1 से लेकर 5 तक हो, 1 से लेकर 5 तक नहीं 7 तक होगा, तो हमारे पास यूनियन आ गया। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं यूनियन को। और अगर हमें इंटरसेक्शन डिफाइन करना है तो a, ठीक है, a इंटरसेक्शन b हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा 3, और ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन और इक्वल्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा इंटरसेक्शन इस तरह डिफाइन हो जाएगा। इसको लिखेंगे ऐसे, और अगर हमें इसको नंबर लाइन के साथ एक्सप्लेन करना है तो इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया। सही है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
देखें ए इंटरसेक्शन बी 4 5, सिर्फ 4 5 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये रियल नंबर्स है ना। अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो हम इनको सिर्फ 3 इंक्लूडेड नहीं है ना। देखें 3 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 3 से लेके 4 तक तो इतने सारे नंबर्स हैं वो तो इंक्लूडेड है ना। तो इसलिए मैं सिर्फ 4 5 नहीं लिख सकती, मुझे लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन होगा 3, जो है एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। मतलब इसमें ये बीच वाले 3 और 4 के बीच वाले बहुत सारे नंबर और 4 और 5 के बीच वाले बहुत सारे नंबर इंक्लूडेड है। इसीलिए तो मैं इसको जो है यहाँ पे लिख रही हूँ ना, वरना मैं इसको यहाँ पे क्यों लिखती। सही है। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, नंबर लाइन पे इस तरह करेंगे और अम, लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस तरीके से उसको सेट नोटेशन फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिख देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह नंबर लाइन बनी हुई है, आपको सेट मिले हुए, लेकिन देखें यहाँ पे आपके इंटीजर्स हैं। सही है, इंटीजर्स की साइन और होती है लेकिन वो मुझे मिली नहीं तो मैंने जेड ही लिख दिया। तो ये इंटीजर्स हैं, आपको सेट ए मिला हुआ है, सेट बी, उसी तरीके से आप लाइंस बनाएंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। देखिए इसमें और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं अगर आपको बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाओ मुझे, उसके अलावा आप मुझे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाओ, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट करना हो तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट करना हो तो क्या होगा, ए डिफरेंस बी फाइंड करना हो तो क्या लाइन बनेगी, वो भी आप लोग कर सकते हैं। नंबर लाइन पे कोई भी ऑपरेशन हो सेट के ऊपर नंबर लाइन को यूज करते हुए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जी जीरो इंटीजर्स में आता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी तो आप लोग चेक कर लेंगे कि हमने जो है वो सही किया है या गलत किया है और किस तरह किया है। तो जल्दी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सही है। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सॉल्व होना है। आप देखें इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि 40 स्टडी फिजिक्स, उसमें से 40 ऐसे हैं जो फिजिक्स, यहाँ पे भी ओनली नहीं कहा उसने, इस चीज को ख्याल रखिएगा, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और 50 स्टडी केमिस्ट्री, 50 पढ़ते हैं केमिस्ट्री, 20 इसमें से पढ़ते हैं बोथ सब्जेक्ट्स, यानी 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इज इक्वल्स टू 100। समझ आ रही है बात। यानी कि x y z और a चार आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स कौन कौन सा वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी हम बता रहे हैं। x रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी ओनली फिजिक्स, यहाँ पे देखें ओनली कहा गया, यानी वो दोनों नहीं पढ़, वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, जो कि एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। और जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है बोथ। सही है। बोथ का हमें बता दिया है उन्होंने ऑलरेडी कि बोथ कौन से हैं। और फिर एंड नीदर ऑफ द सब्जेक्ट सॉल्व इक्वेशन, सॉरी, एंड नीदर, जो ए है हमारे पास ना, ए वो कर रहा है नीदर को, यानी कि जो बाहर आएंगे, यानी जो सर्किल से बाहर स्टूडेंट्स होंगे वो ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक्स वाई जेड और ए चार वेरिएबल्स हैं। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब फिजिक्स पढ़ते हैं 40, केमिस्ट्री पढ़ते हैं 50 और बोथ पढ़ते हैं 20, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ओनली फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, ओनली केमिस्ट्री कितने पढ़ते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। यस। इसमें क्या होगा, स्टेप वाइज करते हैं। इसमें क्या होगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग ओनली फिजिक्स, वाई ओनली केमिस्ट्री एंड जेड बोथ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्स प्लस जेड, यानी कि जो स्टडीइंग फिजिक्स हैं एक्स प्लस जेड वो टोटल 40 हैं। जेड इसलिए क्योंकि बोथ वाले भी उसमें इंक्लूड होंगे तभी वो 40 बन रहे हैं ना, एक्स ओनली ओनली है, वाई भी ओनली है तो इसलिए जेड उसमें ऐड करेंगे तो वो 50 बन गए। और ए जो है वो एक्स वाई जेड, यानी कि जो तीनों हैं, यानी बोथ वाले भी ओनली ओनली वाले भी, उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 40, सो एक्स 40 माइनस 20, ये सिंपल जो हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसी तरह है, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज।
तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे मिल गए जो कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, सही है, और 30 स्टूडेंट ऐसे मिल गए जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और उसके बाद 30 ऐसे मिल गए जो कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। तो अब इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट जो है सारे पढ़ते हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100 थे, उसको हम सॉल्व किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिलता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से जो मैंने आपको करवाया, और थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, आप इसको सॉल्व देख लीजिएगा एक दफा। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बना के आप रिप्रेजेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को और सॉल्व करेंगे, या इस तरीके से जिस तरीके से ये वाला सॉल्व हुआ है स्टेप वाइज, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दूंगी, फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन इससे मैच करते हैं या नहीं करते। ओके, उसके बाद आते हैं हम इस चीज पर। देखें, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ना ये 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इसमें बताया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन से सेक्शन में आएगा, हमें उस सेक्शन को शेड करना है। सही है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सेक्शन जो है वो शेडेड होंगे, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा यही रीजन है जो स्टैंड कर रहा है। इसमें रीजन होते हैं, ये एक रीजन है जहाँ पे एरो है, फिर ये एक रीजन है, ये एक अलग रीजन है, ये सारे भी एक अलग अलग रीजन हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सा रीजन शेड होगा। इसको सॉल्व करना होता है, हमने सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि कौन सा रीजन हमारे पास आएगा। जल्दी बताएं, चैट में मुझे बताएं कि पहला वाला क्वेश्चन है उसमें कौन सा रीजन होगा जिसको हम शेड करेंगे। आप इसको एक दफा देख लें, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करें, यानी बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम कौन सा रीजन शेड करेंगे पूरा। ओके, तो ये कह रहा है ए एंड बी इंटरसेक्शन सी वाला। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि बी इंटरसेक्शन सी वाला सेक्शन कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें एक ये भी आ जाएगा पार्ट और एक ये पार्ट भी आ जाएगा। सही है, उसका हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। क्या लेना है, यूनियन लेना है। कौन से सेट से, ए सेट से। तो अब अगर यूनियन लेना है तो ए का पूरा हिस्सा आ जाएगा, यानी कि ये रीजन भी आ जाएगा और ये रीजन भी आ जाएगा और ये रीजन भी आ जाएगा। सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे यूनियन ना होता, बिल फर्ज यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा देती ना, यहाँ पे यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन लगा दी, यानी बी इंटरसेक्शन सी और उसका इंटरसेक्शन हो जाए ए से, तो फिर कौन सा रीजन शेड होगा और कौन से रीजन को मैं जो है वो इरेज कर दूंगी। जल्दी से बताएं कौन कौन सा रीजन जो है वो इरेज हो जाएगा, इनमें से कौन कौन सा रीजन है जो इरेज हो जाएगा, जो सिर्फ इसके साथ आएगा, बी इंटरसेक्शन सी के साथ कॉमन कॉमन रीजन। फिर ए वाला सर्किल शेड नहीं होगा, ए वाला सर्किल चलें, ये वाला पार्ट हट गया। अब ठीक है, अब ठीक है, यहाँ भी गलत है। बी इंटरसेक्शन सी में तो ये पार्ट आ जाएगा और सिर्फ ए में ए का पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर उस पार्ट के साथ इंटरसेक्शन करना है तो कौन सा हिस्सा हम शेड करेंगे। जल्दी से बताएं कौन सा वाला हिस्सा इरेज हो जाएगा, बी वाला। ये जो है ना ये पार्ट इरेज हो जाएगा, ये पार्ट भी इरेज हो जाएगा और ये पार्ट भी इरेज हो जाएगा। आप समझ आया ये, या फिर मैं थोड़ा सा दोबारा से करके आपको बताऊं। अगर ये हमारे पास रीजन पूछ रहा है ना तो सिर्फ ये रीजन जो है वो हमारे पास सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है तीनों सेट्स का, और एक हिस्सा जो तीनों सेट्स में कॉमन है वो सिर्फ ये है, बीच वाला, बिल्कुल सेंटर वाला। जी मैं दे दूंगी, वर्कशीट्स दे दूंगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। बताएं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस रीजन के लिए सिर्फ ये जो बीच वाला हिस्सा है ना वो शेड होगा। अब जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें मैंने शेड कर रखा है ऑलरेडी। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि जो शेडेड एरियाज हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या है। जिस तरह ये रीजन है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके लिए हमने ये शेड किया है। इसके लिए जो शेडेड एरिया है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जो शेडेड एरिया है। तो थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, इसमें ना मैं बाहर वाला रीजन भी शेड कर देती हूँ, ये वाला। आप बताएं अब क्या होगा, बाहर वाला रीजन भी जो है वो ना शेडेड है। अब क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें ए यूनियन बी यूनियन सी तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि देखें बीच वाला हिस्सा इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला शेड नहीं किया हुआ मैंने, ये वाला हिस्सा शेडेड नहीं है, ये वाला हिस्सा खाली है, इसको छोड़ना है।
इसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट भी नहीं होगा क्योंकि एक हिस्सा खाली है। देखें, आप गौर से देखें इसको, पिक्चर को, इसमें मैंने बाकी सब हिस्से शेडेड हैं, सिर्फ ये जो बीच वाला रीजन है ना जो इसमें शेडेड है वो इसमें शेडेड नहीं है। यहीं से आप हेल्प ले सकते हैं, इसी वाले से भी। देखें ये जो बीच वाला हिस्सा है ना वो शेडेड है इसमें, इसमें सिर्फ ये बीच वाला शेडेड नहीं है, बाकी सब शेडेड है। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं। इसको करने के लिए ना आप ट्राई किया करें, एक एक करके जो है वो सेट बना के आप ट्राई किया करें, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं इसका फिलहाल आपको बता दूं कि इसका क्या होगा। देखें जो हिस्सा हटाना हो ना हमें, हमने इसमें किया है, इसका आया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर मुझे सिर्फ ये हिस्सा हटाना है, बाकी सब इंक्लूड करना है, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी। मैं कहूंगी ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड इसको वो करते हैं कॉपी, इसको हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ना वो हमने कर दिया एक्सक्लूड। सही है, वो हिस्सा हो गया एक्सक्लूड। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो उसका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होगा ये वाला वो हो जाएगा एक्सक्लूड। अगर किसी चीज को हमने एक्सक्लूड करना हो तो हम फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो फिर वो चीज एक्सक्लूड हो जाती है। आई होप यू गॉट इट। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्कशीट में शेयर कर दूंगी, जिसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। इनको ख्याल रखिएगा, इनको बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, ये वाले टाइप के भी और ये वाले टाइप के भी क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे टेस्ट में आते हैं, स्टेज पी और एनटीएचपी वाले टेस्ट में। तो आप लोग इनको बहुत गौर से समझिएगा, पढ़िएगा। हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें जल्दी से, चैट में कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझे जल्दी से बता दें, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर दूं। ये क्वेश्चन है, ओके मैम काइंडली शेयर पीपीटी। पीपीटी तो नहीं है ये तो हमारे पास डॉक है, गूगल डॉक। हाँ लेकिन मैं ये शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आज ये दोबारा समझा दे, आज वाला टेस्ट कौन सा आया? आज टेस्ट नहीं हुआ था, कल हुआ था। कल स्टेज एसईओ के जो है ना तीनों ग्रुप्स जो हैं एनटीएचपी वाले, उसमें शेयर हुआ था टेस्ट। क्वेश्चन 2 रिपीट कर दें, लास्ट वाला टाइम्स 2। देखिए क्वेश्चन रिपीट करने का इस वक्त टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। आप लोग ना दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, जब भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तो आप लोग समझ जाएंगे जो आपको समझ नहीं आया। और नेक्स्ट क्लास में कल के में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कल के लिए आप लोग ना प्रिपेयर हो जाए, मैं ग्रुप में बता दूंगी कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कल। सही है, टेस्ट में इनके नेम्स बताने। अच्छा कोई पूछ रहा है टेस्ट में इनके नेम्स बताने। देखें टेस्ट में ऐसा होगा कि आपको यहाँ तो शेडेड एरियाज मिले हुए होंगे, आप इसकी तरह, इस क्वेश्चन की तरह आपको बताना होगा कि ये शेडेड रीजन को क्या कहते हैं, इसका पार्ट बताना पड़ेगा। यहाँ फिर ऐसा होगा कि आपको सेक्शन दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा रीजन शेड होगा। इस क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं, इस क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन टाइप हमने कर लिए और मैंने आपको समझा भी दिए। किसी को समझ नहीं आया है तो आप उसको जो है वो समझ लीजिएगा दोबारा। एमसीक्यूज एंड पास पेपर, देखें पास पेपर हमें एनटीएचपी एसटीएचपी वाले प्रोवाइड नहीं करते, तो मेरे पास कोई पास पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं देखूं अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो मैं उसके क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी।